बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्ट्रा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान भर के 15 करोड़ मोबाइल सारिफीन के लिए एक बहुत बड़ा बॉम्बशेल। वफाकी काबीना जुमेरात को गैर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन बंद करने का बड़ा फैसला करेगी। मोबाइल फोन कब से बंद किए जाएंगे और पीटीए ने इस बारे में काबीना को क्या सिफारिशात पेश की हैं, कल के कैबिनेट इजलास में पेश आने वाले अहम एजेंडे पर मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और भारत का करतारपुर बॉर्डर को खोलने का बड़ा ऐलान। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की काबीना ने पाकिस्तान की तजवीज मानते हुए करतारपुर बॉर्डर को खोलने की मंजूरी दे दी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान 28 नवंबर को करतारपुर बॉर्डर का संगे बुनियाद रखेंगे। हम आपके मुस्बत इक़दाम को खुशामदीद कहते हैं, यही हमारे लिए सब कुछ है। आप वाकई एक गोहर हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का इमरान खान के लिए ट्विटर पर पैगाम। करतारपुर बॉर्डर को खुलने से दोनों मुमालिक के यात्रियों को किस हद तक फायदा होगा, इस पर मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कोई बजट नहीं दे सकेगी, सोशल मीडिया को भी रेगुलेट किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया, मुआशी हालात अच्छे भी हों तब भी ये हुकूमत का फर्ज नहीं कि वो अवाम के पैसे से निजी कारोबार को दे। फवाद चौधरी ने तकरीब से खिताब किया, इसका मुकम्मल डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि सीडीए ने इस्लामाबाद में तजावुजात गिराने के नाम पर ग्रीन बेल्ट्स को ही तबाह करना शुरू कर दिया। सीडीए ने सेक्टर F7 में वाक़े मकान के साथ डेड एरिया पर लोगों की जानिब से बनाई गई ग्रीन बेल्ट्स को ही उखाड़ फेंका है। आखिर इस तरह से क्यों किया जा रहा है, इसकी मुकम्मल डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट ने फहद मलिक केस में ताखीर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार के सामने भी सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने फहद मलिक कत्ल केस से मुतालिक जज की परफॉर्मेंस को भी गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट नाज़ शाह ने चीफ जस्टिस से फहद कत्ल केस पर क्या बात की, इसकी मुकम्मल तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर सबसे पहले क्लास साहब, इस अहम पॉइंट की तफसील शेयर करना बहुत जरूरी है कि 15 करोड़ मोबाइल सार्फिन इस वक्त पाकिस्तान भर में है। ये तो बहुत बड़ा बॉम्बशेल है। अगर इन मोबाइल फोन को बंद कर दिया जाएगा, पीछे चंद गिने चुने लोग बाकी रह जाएंगे। ये जो कल कैबिनेट का इजलास हो रहा है इमरान खान साहब की क़यादत में, तो 6 पॉइंट एजेंडा है। जो मेन बड़ा एजेंडा जो है वो यही है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि कल ये जितने भी ये मोबाइल फ़ोन्स हैं पाकिस्तान में, जिनकी तादाद बताई जा रही है कि 15 करोड़ के करीब है, तो उनमें जो यहाँ पे ना रजिस्टर्ड आप कह सकते हैं या जिनका एक बड़ा उनका टेक्निकल लफ्ज़ होता है IMEI, एक नंबर होते हैं मोबाइल फ़ोन का जिसको आप कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर हो। जैसे हमारा नाम है, मेरा नाम है, आपका आमिर साहब का, या हर बंदे का है, ऐसे ये हर फ़ोन का एक नाम होता है या नंबर होता है। अब ये होना बड़ा ज़रूरी है कि आपके जितने भी यहाँ पे नेटवर्क्स हैं टेलीफोन्स के हैं जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं कि उनके ज़रिए आइडेंटिफिकेशन होती है, वो नंबर होना ज़रूरी है। और आपको अब कल को चोरी होती है, डाका पड़ता है, किसी ने खासा खुदा ना खासा दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है, तो मोस्टली जितने भी ट्रेस होते हैं ना वो आपके IMEI नंबर से उनको ट्रेस किया जाता है। अब जो कल हमें PTI से कोई मेरे ज़राए को ये एक्सक्लूसिव आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हमारी कोई वहाँ से ज़राए से बात हुई है जो उन्होंने अपनी सिफारिशात कैबिनेट को ये भेजी हैं जो जुमेरात के रोज़ वहाँ पे इनको टेकअप जुमे के रोज़ कल जुमे के रोज़ इनको टेकअप किया जाएगा। उसमें बड़ी जो उन्होंने अहम चीज़ें बताई आमिर साहब, वो 2 चीज़ें बताई हैं। वो ये है कि पाकिस्तान जो आपको पता है यहाँ पे एक तरह के जैली मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ की बहुत बड़ी मार्केट है, काउंटरफीट कह लें, जो जैली जो दुनिया भर से कि 2 नंबर हमारे यहाँ आपको पता है कि हमारा जहन 2 नंबरी पे बहुत चलता है अल्लाह के फजल से। अगर इसको थोड़ा सा एडवांस करके नंबर 1 पे ले जाएं तो हमें नोबल प्राइज़ जितने भी हैं ना साइंस में, वो हमारे पास आने चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा चीज़ हमें दिखा दे, हम आपको बना देते हैं, लेकिन हम उस पर नेक्स्ट लेवल पर हमने पहुँचना है कि बगैर देखे कोई अपनी तरफ से चीज़ बना लें। पाकिस्तानी मार्केट जो है, अब ये इन्होंने पूरा सर्वे जो करवाया है, वहाँ PTI ने भी करवाया, बाकी भी दीगर इसमें FBR भी शामिल है और इदारे भी शामिल हैं। उन्होंने ये आके पता चला है कि बड़ी तादाद में पाकिस्तान में जैली मोबाइल फ़ोन जो हैं वो मौजूद हैं। आप उनको कंटेनर्स में ले आते हैं, आप उनको और स्मगलिंग आप उनको लेके आते हैं, जो चोरी में इस्तेमाल हो, आपने यहाँ पे आके मगिंग करते हैं, स्ट्रीट क्राइम में इस्तेमाल हो रहे हैं, दहशतगर्द उनको इस्तेमाल करते हैं। इवन जो बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं जो इंटरनेशनल फ़ोन्स लेके आते हैं, उनकी भी बाज़ रजिस्ट्रेशन ये उनका नंबर जो है ना वो अब यूज़ तो कर रहे होते हैं यहाँ पे नेटवर्क, लेकिन वो नंबर उनका रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होता।
तो आप कह सकते हैं सारे मशकूक टेलीफोन नंबर्स हैं जो कि इनके सिस्टम पे रिफ्लेक्ट नहीं होते। जितने यहाँ पे हमारी मोबाइल या कंपनीज हैं वो अपनी मर्जी से जिसको चाहे करते रहे। एक चीज़, इसका नुकसान क्या हो रहा था, लोग पूछेंगे भी आपको इससे क्या शिकायत थी, वो चलो माने गए लोग के दहशतगर्दी में कुछ इस्तेमाल होते होंगे, कोई डाके में, चोरी में, बला बला चीज़ों में। इसका नुकसान ये था कि ये जो जैली आ रहे हैं, फ़ोन्स आ रहे हैं, ये रजिस्टर्ड नहीं है, लिहाजा ये टैक्स इन्होंने पे नहीं किया। यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, एक दूसरी साइड तो हम उसको देख ही रहे हैं कि नॉन रजिस्टर्ड या जिनका इनका IMI इनका नंबर नहीं है। दूसरा नुकसान ये कि बड़ी उसमें अमाउंट जो है इसकी वो उन्होंने आके पेमेंट नहीं की। जो लीगल तरीके से आते हैं, जिनकी पेमेंट हो रही है, वो तो आपके सिस्टम में आ रहे हैं टेलीफोन। जो नहीं आ रहे, अब उनको लिए भी उनके लिए एक आप कह सकते हैं न्यूज़ उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। तो लेकिन साथ में एक और चीज़ मैं बताता जाऊँ कि जिनके नंबर्स ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब आप अमेरिका से कोई नंबर लेके आए हैं, आपने कोई ब्रिटेन से कोई लेके आए, एक फ़ोन लेके आए, 2 लेके आए, वट एवर जो भी लेके आए, अगर वो आपके सिस्टम पे वो रिफ्लेक्ट होते हैं जब इनके कंपनीज हैं तो वो ब्लॉक नहीं होंगे। और इनको इनके लिए डेडलाइन सेट की है। इन्होंने 26 नवंबर से ये सिस्टम शुरू कर रहे हैं सारा। इसका जो नाम रखा है कि सिस्टम का, वो इन्होंने रखा है डिवाइस आइडेंटिफिकेशन एक्टिवेशन एंड ब्लॉकिंग सिस्टम, DIRBS जी, ये इन्होंने आके इसको रखा है। ये 26 नवंबर से इन्होंने इसको स्टार्ट करना है इसको। और इसके बाद एक बड़े पैमाने पर कैंपेन चलाई जाएगी। तमाम जितने भी यहाँ पे यूज़र्स हैं टेलीफोन्स के, इसके ना मोबाइल फ़ोन्स के, उनको ये कंपनीज भी और PTA भी इनको आके गाइड करेगा कि आपने कैसे अपना नंबर जो है इसको आके आपने उसके साथ रजिस्टर्ड करना है या कंफर्म करना है कि आपके पास ये नंबर है या नहीं है। अगर नहीं है तो भी इसमें थोड़ी सी प्रोविजन रखी हुई है ताकि एक बड़ी तादाद में लोग उस पर रिएक्ट ना करें, हुकूमत के खिलाफ नेगेटिव ना आए। वो ये है कि चलें जनाब के आपकी वो जो डिवाइस है वो चलती रहेगी, उसको तो ब्लॉक नहीं किया जाएगा। अगर बहर की भी है, जैली भी है, 2 नंबरी है, लेकिन आपको थोड़ा सा उनके साथ वो राब्ता उन पे रहेगा। इसकी जो असल उन्होंने डेडलाइन रखी हुई है वो दिसंबर तक की रखी हुई है इन्होंने एटलीस्ट। अब वो ये चाहते हैं कि जो बंदा टेलीफोन कॉल करेगा, मैं करूंगा अगर किसी उसके लिए तो कोई मसला बन रहा है तो उन्हें पता होना चाहिए रऊफ ने कॉल किया, उसका नंबर उनके पास होना चाहिए, उसी के जरिए वो फिर उसको ट्रेस किया जा सकता है। सो बेसिकली 2 नंबर मार्केट को ये हिट करेगी ये। अब लोगों के पास, उन्हें नहीं पता होता, बहुत सारे लोगों के जी हमारे पास जाली नंबर है, ये हमें 2 नंबर टेलीफोन दिया गया है, ये किसी ने कुछ यहाँ बाहर से स्मगल किया है। अब आम आदमी को तो नहीं पता। सो उसके लिए महीना डेढ़ जो नेक्स्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है 26 इसके बाद ये कल की ये कैबिनेट के फैसले के बाद 26 नवंबर से इसको वो अप्लीकेबल करेंगे। और अगर मैं तो इसको एक समझता हूँ कि इट्स ए गुड स्टेप। यही कुछ होना चाहिए था, चीज़ें डिजिटाइज होनी चाहिए। ज़िंदगी का दारोमदार मोबाइल फ़ोन्स पे बहुत ज़्यादा आ गया है और लोगों के लिए ज़िंदगी मौत का मसला बन जाता है। और पाकिस्तान में इतने ज़्यादा सारिफ हैं तो ये इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि कल कैबिनेट जब इसको टेकअप करे तो इसको लोगों के लिए अवेयरनेस उसकी जो है ना समझा दे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैनिक फैला हुआ है कि पता नहीं कल से परसों से 26 से सारों के फ़ोन बंद हो जाएंगे। क्योंकि काफ़ी अरसे से हुकूमत ने ये किया हुआ था, ऐलान PTA ने किया हुआ था कि तमाम लोग अपने जिनके पास फ़ोन हैं वो अपने IMEI नंबर चेक करा लें कि उनका है या नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि दुनिया में जितने भी GSM के फ़ोन हैं, हम ये जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं ये GSM टेक्नोलॉजी है, तो उन सब का एक यूनिक नंबर होता है, वो उसी नंबर का होता है, उसी फ़ोन का होता है, वो किसी और के पास नहीं हो सकता। तो वो यहाँ पे जाली कंपनियां हैं दुनिया के कुछ मुल्कों में जो कि जाली फ़ोन बना देती हैं। तो एक ही नंबर होता है IMEI, वो 50,000 उस पर है। तो दुनिया भर में अब ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, मगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन में इंपॉर्टेंट है। तो ताकि डरे ना और घबराएं ना, तो मैं ये दोबारा बता दूं कि किसी का फ़ोन बंद होने नहीं जा रहा। 26 नवंबर से पहले जितने फ़ोन हैं उनको कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर 26 नवंबर के बाद जितने भी फ़ोन आएंगे उन सब के लिए लाजिम है कि वो चेक करें, सारिफ के लिए भी, कि वो उसका IMEI नंबर होना चाहिए जो है, चाहे आप वायर से भी लेके आ रहे हैं तो जाली नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जो लोग इंपोर्ट करते हैं, जो इसको दरामद करते हैं, उनके लिए भी लाजिम है कि वो अपना उनके लिए ये चेक करें कि वो जाली फ़ोन तो नहीं ला रहे हैं। एक तो फ़ायदा ये है, दुनिया भर में कहीं भी फॉर एग्जांपल अमेरिका यूरोप में फ़ोन चोरी होता नहीं है,
वो इसलिए नहीं चोरी होता कि चोरी जो ही मेरा अगर फ़ोन चोरी हो गया, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है तो मैं पुलिस में कहूँगा जनाब ये मेरा नंबर है, इसका IMEI नंबर है, तो इसको ब्लॉक कर दें, वो ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए कोई भी आदमी चोरी शुदा फ़ोन को इस्तेमाल ही नहीं कर सकेगा। इसलिए चोरी फ़ोन का जो एक सिलसिला है, जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक बड़ा मसला है, वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा कि इसके बाद जो भी है ना स्मगल करके ला रहा है उसके लिए फ़ायदा कोई नहीं है। स्मगल करके भी अगर ला रहा है तो IMEI नंबर होना ज़रूरी है। जाली फ़ोन जो है ना, जो काउंटरफीट जैसे कहते हैं, वो फ़ोन नहीं आ सकेगा, उसका फ़ायदा नहीं, वो चल फंक्शनल नहीं हो सकेगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, दुनिया भर में मौजूद है और हमारे यहाँ जो है आइंदा के लिए होगी 26 नवंबर के बाद ये होगा कि जो पुराने फ़ोन हैं जिनके फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक को अगर मेरा चोरी हो जाए तो वो 50,000 पता चलेगा, एक ही EMI नंबर है उनका, सो वो ब्लॉक नहीं हो सकते। सो मौजूदा जो फ़ोन है, जो मुझे समझ आई है, और हमने क्लास साहब ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके आए हुए थे, तो हमारी टीम ने टेक्निकल लोगों से भी बात किया, उन्होंने कहा नहीं पुराने फ़ोन जो हैं वो अपनी जब तक यूजेज है वो चलते रहेंगे, मगर 26 नंबर के बाद जो नंबर आएंगे उनके लिए लाजिम है कि उनका IMEI नंबर आया। सो लोग घबराएं ना, पैनिक में ना चले जाएं, इससे कोई ब्लॉकेज नहीं होने वाली। मैं समझता हूँ ये बड़ी मुस्बत है, मगर गवर्नमेंट के लिए और PTA के लिए लाजिम है कि ज़रूरी है कि वो लोगों को पैनिक ना क्रिएट करें, इसकी तशहीर करें और अवेयरनेस क्रिएट करें। ये अच्छी चीज़ है, ये दुनिया भर में हो रही थी, हमारे यहाँ नहीं थी, होनी चाहिए। ठीक है, आपकी तरफ आऊंगी। मैं थोड़ा सा कैबिनेट का मैं बता दूं कि चलो ये बाकी एजेंडा भी कल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक जो आ रही थी मैं थोड़ा सा वो शेयर करता जाऊँ आपके साथ। एक जो बड़ा इसमें आ रहा है कल, जो एक इसके बाद बड़ी मेरा ख्याल है उसमें डेवलपमेंट है, वो इन्होंने कल इस नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का इन्होंने CEO और प्रेसिडेंट जो है वो इन्होंने लगाना है। आपको याद होगा कि इससे पहले वो सईद साहब थे जो उसमें उस मनी लॉन्ड्रिंग के मुलविस थे और उनको इसाक डार साहब ने लगाया था। सो जो कल एक और बड़ा एजेंडा जो है वो उसका नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी है, और भी हैं कुछ उसमें बैंकिंग कोड वगैरह जो है वो इतने को मेरा ख्याल अहम कोई नहीं है, वो छोटे से प्रोसीजरल चीज़ें हैं। मेन ये था इसमें एक और चीज़ है कल के वो एजेंडे में हमेशा ही ये हर साल एक आ जाती है कि आइन के अंदर जो अर्बन रूरल कोटा है जिस तरह सिंध के अंदर मौजूद है उसको ये रेटिफिकेशन कर देती हैं। ये आइन में पहले जब 73 में रखा गया था तो 20 साल के लिए था, 93 में, उसके बाद 20 साल बाद फिर मजीद 20 साल की एक्सटेंशन हुई, तो 2013 में ये अब लैप्स कर गया हुआ है। तो हमारे यहाँ कोई क्योंकि पॉलिटिकली ये बहुत एक्सप्लोसिव इशू है सिंध के अंदर, ख़ास तौर में कराची के अंदर जो है कि वहाँ के कोटा सिंधियों का कोटा है कि वो अर्बन और रूरल का, तो वो इतना उसे इसलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला जाता। ये गैर आइनी चीज़ें तो हर साल जो है ना ये इसी तरीके से कैबिनेट के पास आ जाता है, कैबिनेट वक्ती तौर पे उसको फारिग कर दिया, सुनर लेटर इस मसले का हल निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा आपने, हालांकि हम अगले इशू पे जाना चाह रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात कह भी दी है। मेरा ये ख्याल था कि जब ये 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, मुझे नहीं पता कि उस वक्त जो बैठे थे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सारे, उन्होंने ये कैसे समझ लिया था कि 10 सालों में हम पूरे पाकिस्तान में 20 सालों में सारी कि हम पूरा इसको वो बना देंगे, एक तरह का पाकिस्तान को हम यूरोप के बराबर ले आएंगे और पाकिस्तान के हर कोने में वहाँ पे आपको कराची यूनिवर्सिटी की तरह की पूरी ये फैसिलिटीज़ जो है, तालीम जो है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कराची में है वो पूरे सिंध में भी मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बात तो वही है ना कि आप उन लोगों को फैसिलिटीज़ क्या वो दे रहे हैं जो शहर के लोगों में आके मिले। कोटे का क्या मकसद था? वो मेन मकसद यही था कि आपका रूरल जो एरियाज के लोग हैं उनके पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ वो नहीं है अच्छी एजुकेशन की कि वो कम्पीट कर सके गवर्नमेंट कॉलेज। अब आप GC से पढ़े हुए हैं, अब GC का लड़का जो पढ़ा हुआ है या आपका एशियन कॉलेज से, उसको कहते हैं राजनपुर वाले से, गोटकी के वाले से या उसको जैकबाबाद वाले से कहें जी ऐ मुकाबला करें, हमारे तो लहजे ठीक नहीं, हमें तो सही उर्दू नहीं बोलनी आती, लीव अलोन के हम अंग्रेजी पे न जाएं, बात करें, अंग्रेजी पढ़ें। सो इसका बेसिक मकसद कोटे का यही रखा गया था कि वो अंडर प्रिविलेज जो आपके इलाके जो हैं जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जहाँ पे आपको एक्सपोजर नहीं है, उसके स्टूडेंट को अलहदा कर दिया जाए। इसके शहर के लोग आपस में कंपीट करें। कोटे से मुराद ये नहीं है कि वहाँ पे बंदे उठाते हैं कि 20 लोगों का नाम दे देते हैं। वहाँ आपके स्टूडेंट्स को जो अंडर प्रिविलेज हैं, रूरल लोग जो हैं, उनको खुद अपने साथ आके उनको कंपीट करना पड़ता है, शहरी अपने साथ करते हैं। बल्कि इसमें सबसे बड़ी जो ज्यादती हुई है भुट्टो साहब ने की थी वो सराइकी इलाकों के साथ की थी कि आपको पंजाब को 50% कोटा दे के उन्होंने सिंध में तो अर्बन रूरल कर दिया था, सिंधी भाइयों को दे दिया था कोटा सिविल सर्विस में, अच्छा किया मैं समझता हूँ। लेकिन यहाँ सराइकियों को उन्होंने नहीं दिया साउथ में। आज सिर्फ में हुआ था, सिर्फ सिंध में हुआ ज्यादा। आज भी आपको वहाँ पे हमारे जो जनूबी पंजाब या साउथ के या सराइकी जो हैं
उनको लाहौर के एचएन कॉलेज, जीसी, एफसी, पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ कम्पीट करना पड़ता है, नहीं कर सकते। इसीलिए आपका ब्यूरोक्रेसी में शेयर वहाँ सराइकी इलाकों से है। OMG में लगे बहुत बड़ा वो तीर मारेगा, हमारी साइड का सराइकी स्टूडेंट वहाँ पढ़ा लिखा बहुत बड़ा बड मारेगा, OMG में आ जाएगा, कोई पोस्ट ऑफिस में जा गिरेगा, कोई रेलवे में जाएगा, तो कोई किसी में कोई एक दो दाना, एक दो DMG में कोई अगर कभी आएगा। सो ये इनको सिस्टम इनको बड़े अरसे के लिए रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में वही हालत है। अभी तक जो आपके 73 में एजुकेशन जो गैप था बिटवीन आपके रूरल और अर्बन एजुकेशन का, वो तो आज भी खड़ा हुआ है सर। आज देख लें कौन से ब्रेक ले लेंगे। अब आपने बहुत एक्सक्लूसिव पॉइंट छेड़ दिया, मैं भी इस पे कुछ अपनी आप भी कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी और कुछ दिलचस्प मालूमात भी अपने देखने वालों के साथ शेयर करेंगे। मगर इसके साथ साथ जो एक बड़ा मुस्बत कदम उठाया गया है कि पाकिस्तान और भारत ने करतारपुर बॉर्डर को खोलने का ऐलान कर दिया। इससे जो सिख यात्री हैं उनको, दोनों ममालिक के जो यात्री हैं उनको कितनी बड़ी तादाद में फायदा हासिल हो सके। छोटी सी ब्रेक, वापस आके डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, रूरल और अर्बन के कोटा के हवाले से बहस चल रही थी हमारी। 73 के आइन में कोटा जो रखा गया था शहरी इलाकों और गांव के इलाकों का, सिंध में खासतौर पे, इसलिए उस वक्त फ्रेमर्स का ये ख्याल था कि क्योंकि कराची और सिंध की एक यूनिक सिचुएशन थी कि वहाँ पे जो इंडिया से महाजिर आए थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे और बहुत ज़्यादा तादाद में कराची में आ गए थे। तो सिंध में ये फीलिंग हो गई थी कि वो बिल्कुल उनके नीचे दब गए क्योंकि वहाँ लिटरेसी के वो वाले स्टैंडर्ड्स नहीं थे, तो ज़्यादा हुआ है। तो इसलिए सिर्फ सिंध में भुट्टो साहब क्योंकि खुद भी सिंध में, इसीलिए सिंध में आज तक उनको पूजा भी जाता है सिंधी बेल्ट के अंदर, रूरल बेल्ट के अंदर, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक फेवर था। और बिल्कुल काज़ साहब ने सही कहा कि ये अफर्मेटिव एक्शन इसे अंग्रेजी में कहा जाता है। ये कोटाज इसलिए दिए जाते हैं कि जो पिसे हुए या पसमानदा या थोड़े से कमज़ोर तबके होते हैं, चाहे वो औरतों के जेंडर के हिसाब से हों या सेहत के, उम्र के, तालीम के, कि उनको बराबर लाया जाए। सो उस वक्त यही ख्याल था कि 20 साल गुजरने के बाद शायद सिंध, रूरल सिंध जो है, देहाती सिंध जो है, वो बराबर आ जाएगा, तो 20 साल बाद शायद ज़रूरत नहीं रहेगी। मगर वो ऐसा कि नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट या फॉर एग्जांपल जो है वो तो छोड़ें, अब 50 साल हो गए हैं, जो है 50 साल बाद भी जो है अभी तक वो नहीं हो सका। और उसकी वजह से ये MQM का जो पनपना था, और एक रूरल में कराची के जो अर्बन एरियाज हैं उनकी एक बड़ी जेन्युइन ग्रीवेंस भी है कि 50 साल से ये कोटा लिया जा रहा है, वो स्टैंडर्ड मीट नहीं करते। अब जबकि रूरल एरिया में भी हैदराबाद, सक्खर, ये बड़े शहर बन चुके हैं, उनका भी अर्बन एरिया बड़ा वो हो गया हुआ है, तो वो अभी भी वो कोटे की वो जो उसका मकसद था वो पूरा नहीं हो सका। मगर क्योंकि ये इतना पॉलिटिकली एक्सप्लोसिव इशू है इसके ऊपर कि इसको बस टाला जा रहा है। जिस तरह कॉन्करेंट लिस्ट थी फॉर एग्जांपल, वो भी 20-25 साल के लिए था कि शरीयत कोड जो है ना उसके अंदर वो अपना कर ले, उसको भी 18वीं तरमीम में जाके कॉन्करेंट लिस्ट हमने बड़े ही 50 साल बाद रिमूव की, उसको कम किया गया। इसी तरह फेडरल शरीयत कोड का भी था, उसका भी एक टाइम फ्रेम था कि जनाब इतने अरसे बाद ख़त्म हो जाएगा, वो भी अभी तक चलता जा रहा है। तो आइन में ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि अब गैर आइनी तौर पे इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं, मगर चूंकि वो सियासी तौर पे इतनी ज़्यादा डायनामाइट है कि किसी गवर्नमेंट का, इस गवर्नमेंट समेत, हौसला नहीं पड़ रहा कि पार्लियामान उसको डिस्कस करे। या तो नाली के मसले, सफाई के मसले के लिए चीनियों और तुर्कियों को बुलाया जा रहा है, तो इन मसलों को क्या करना होगा। क्लास साहब, आपके पास कोई इनसाइड स्टोरी है? एक और एक्सक्लूसिव आपके साथ शेयर करते हैं। कल जो कैबिनेट के हवाले से आ रही है, जो मैंने आपको उस वक्त हिंट कराया था, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का कल इंतखाब होगा, उनकी अप्रूवल होगी जो देनी है। मुजरम सईद साहब जो का साबित हो गया है, उनकी जगह फाइनली कौन, आपके पास कुछ नाम है? नाम दे देता हूं आपको जो कौन आ रहे हैं, कंसीडर जो किए जाएंगे, जो आप अगर कहते हैं तो मैं आपको उनका नाम बता देता हूं। नए प्रेसिडेंट जो आ रहे हैं सर इसके नेशनल बैंक के, ये मोस्ट प्रॉब्ली आरिफ उस्मानी साहब हैं सर। उनको नया उनका बैंक का प्रेसिडेंट लगाया जा रहा है, नेशनल बैंक का, उसकी अप्रूवल कल ली जाएगी। इस प्रोसेस बड़ा अच्छा किया इन्होंने, मुझे पसंद आया है कि, और मेरा ख्याल बाकी लोग सुनेंगे उनको पसंद आएगा। इन्होंने मांगी थी, एप्लीकेशन मांगी थी, एक सिलेक्शन कमेटी बनाई गई थी कि आप सिलेक्शन कमेटी बनाए जो इनको आगे बैठ के पिक करे। एप्लीकेशन मांगी गई, 98 के करीब लोगों ने इनको अप्लाई किया सर। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में फिर वहाँ पे लोग बैठे, उन्होंने स्क्रूटनाइज किया कबलियत की बुनियाद पे और क्राइटेरिया की बुनियाद पे। उसके बाद 4 नाम जो है ना सर, उन्होंने उनको आके शॉर्ट लिस्ट किया। वो 4 नाम जो थे उसमें आतिफ बाजवा साहब थे, जवेद कुरैशी साहब थे, आरिफ उस्मानी साहब थे, वजाहत हुसैन साहब थे। इन चारों को फिर एक और कमेटी बनाई थी, सिलेक्शन कमेटी जिसे कहते हैं, जिसमें असद उमर थे, ये
आपके, और उसमें इशरत हुसैन थे, अब्दुल रज़ाक दाऊद थे, और साथ में नूर अहमद स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस थे, वो भी थे। तो इनके उन्होंने इंटरव्यूज़ किए थे इनके चारों को। तो आतिफ बाजवा साहब जो हैं वो नहीं आ सके थे इंटरव्यू में, उनको कहा भी गया था कि वो लिंक पे आ जाएं, वीडियो लिंक पे आ जाएं। बाकी 3 के उन्होंने इंटरव्यूज़ किए थे। तो अब उसकी रिकमेंडेशन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दी है, या सिलेक्शन कमेटी ने जो कल वहाँ पे दी गई, उन्होंने कहा कि आरिफ उस्मानी साहब जो है नेशनल बैंक के नए, इनको प्रेसिडेंट CEO इनको लगाया जाए। अब जरा करतारपुर बॉर्डर के जी, करतारपुर साहब की जो बहुत बड़ी खबर है कि हमने, पाकिस्तान ने तो पहले ही ये ऑफ़र कर दिया था, प्लेट में रखा हुआ था कि हम जो है सिखों को कॉरिडोर देने के लिए तैयार हैं कि वो आएँ। और गुरु नानक की जन्म स्थान, आज जो टीवी पे कही जा रहे थे, वो मरण स्थान है, वहाँ पे उनकी मड़ी है। आधी कब्र है, आधी मड़ी है। उनको आधा, स्टोरी गोज के आधा जलाया गया था, आधा दबाया गया था, क्योंकि हिंदुओं और मुसलमानों में ये बहस छिड़ गई थी कि ये, वो कह रहे थे ये हिंदू हैं, मुसलमान कहते थे क्योंकि उन्होंने हज भी किया हुआ है और वो बहुत ज़्यादा इस्लामी तालीमात के मतलब बहुत बात करते थे, तो वो मुसलमान हैं। एनीवे, ये बहुत बड़ी एक, ये सियासी चीज़ नहीं था, ये एक इंसानी चीज़ थी कि जिस तरह मुसलमानों को मदीना का अलाउ ना करना, कि उनके जो उनके गुरु हैं जिनके नाम पे सिखिज़म शुरू हुआ, तो उनको ये इजाज़त नहीं थी। ये बहुत बड़ा इंसानी फैसला था जो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया, मगर इस पे सियासत खेली गई। उस वक्त आपको याद होगा कि जब सिद्धू साहब, नवजोत सिद्धू साहब यहाँ आए और यहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनके साथ जप्फी डाली और उनका जी हम कॉरिडोर खोलना चाह रहे हैं, तो जब वो वापस जब गए थे तो वहाँ पे उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक हुआ, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे, क्या उनकी गवर्नमेंट ने भी उस वक्त बहुत, उनकी टीवी चैनल्स, मीडिया ने और गवर्नमेंट ने भी बड़ा नेगेटिव, मनफी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने उस पर रिएक्ट किया कि जी पता नहीं उनको गद्दार बना दिया गया, कि जी उन्होंने ये क्यों किया गया। तो उधर एक इंडिया में, पंजाब में ख़ास तौर पर दुनिया भर के सिख जो हैं उनकी तरफ से एक रिएक्शन आया कि ये एक मुस्बत चीज़ है। तो मेरा ख्याल है उसको रियलाइज़ करते हुए इंडियन कैबिनेट ने, क्योंकि गुरु नानक की 550वीं बरसी आ रही है 2019 में, तो वो सिखों, दुनिया भर के सिखों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ओकेजन था कि उस पर ये नेगेटिव, मनफी जो इंडिया का रवैया था उस पर रिएक्शन आया। उसको देखते हुए उन्होंने इजाज़त दी, मगर उस इजाज़त में भी उन्होंने थोड़ा सा सियासत खेली जो कि बड़ी नाजायज़ है, कि उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट प्रेस इशू की उसमें इस तरीके से ये इंप्रेशन कहा गया कि जी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्जेस द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू रिकॉग्नाइज द सेंटिमेंट्स ऑफ द सिख कम्युनिटी एंड टू डेवलप कॉरिडोर, कि एज इफ हम जो हैं सिखों के जज्बात की कदर नहीं कर रहे और वो कर रहे हैं, जबकि हमने तो पहले ही पेश कर दिया था कि ये हम, और मैं समझता हूँ, मुझे बड़ा फ़ख्र है एज ए पाकिस्तानी कि आज से 30-40 साल पहले हमारे जो तस्सुबात थे इन चीज़ों पे वो नहीं रहे। तो हमने ये बड़ा दिल दिखाया है। आई होप कि इंडिया में इसकी जब इम्प्लीमेंटेशन होगी तो ये कर लें, क्योंकि अभी मैं समझता हूँ उन्होंने इसको स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से किया है, क्योंकि पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्शन आना शुरू हो गया है। कश्मीर के मसले पे भी वो डिफरेंट जाते हैं, और याद रहे कि बीजेपी को सिर्फ पंजाब उन चंद स्टेट्स में थे जहाँ ये हारे थे, इनकी गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट हारी थी, और वहाँ अब कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो वहाँ से रिएक्शन भी आ रहा था। दूसरा, इंडियन आर्मी में क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन से ज़्यादा नुमाइंदगी है सिखों के, स्पेशली ऑफिसर काडर में, तो वहाँ पे ये बयानिया दिया जाता है कि जनाब पाकिस्तान कोई दुश्मन है और हम कोई बहुत ज़्यादा या गैर इंसानी सलूक कर रहे हैं, तो वहाँ से भी रिएक्शन आ रहा था। तो उन्होंने ये इंसानी तौर पे किया है, सियासी तौर पे किया है। मेरा ख्याल इस पे मजीद सियासत नहीं होनी चाहिए जब इसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे। जी क्लास, सब सियासत नहीं होनी चाहिए, मगर ताल्लुकात सिफारती सतह पर तो बेहतर किए जा सकते हैं इस इक़दाम के बाद। नहीं, खैर वो एक मेरा ख्याल है जैसे ये बीजेपी की हुकूमत का अभी तक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग उनको भी करनी चाहिए। आमिर साहब तो जरा थोड़ा सा नाराज हो गए हैं जो उन्होंने सियासत की, कि भाई ये वो सियासतदान है, उनको मोदी साहब को, उनकी कैबिनेट को करनी चाहिए, उनको अपनी पॉपुलेशन को ये मैसेज देना चाहिए जी कि हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, जैसे हम ये क्लेम करें, हमारा क्लेम हमारा ठीक भी है कि हमने ऑफर की है। और शुरू में तो तक ठीक है कि वाजपेयी साहब जब आए थे 1999 में, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि ये कॉरिडोर दे दें, होना चाहिए। सो लिहाजा उनकी थ्री, हम इस पे नहीं जाते, हम पॉइंट स्कोरिंग की तरफ जाते नहीं है, कि हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसको रिस्पॉन्ड किया, हमने ऑफर की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अगर देखा जाए तो फिर ये क्रेडिट जो है वो तो फिर जनरल बाजवा साहब को जाता है, कमरजीत बाजवा साहब को, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में ये तो सबको पता है कि जब तक पाकिस्तान की आर्मी एस्टेब्लिशमेंट
इस तरह इंडिया रिलेटेड किसी इनिशिएटिव को बैक नहीं करेगी वो कोई नहीं कर सकेगा। इमरान खान को भी ऑफ कोर्स इसलिए क्लास वो उनका बाजवा साहब का इसलिए रेलेवेंट था कि ये बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, सो फौज की इसमें मंजूरी जरूरी थी। वैसे भी हमें पता है अब हम इस पे बैठ के क्या करें कि बताइए कौन सा ऐसा राज है जो पूरी दुनिया को नहीं पता, हमको एक्सप्लेन कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप जो है हमेशा पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की उसमें नॉट जो है ना वो हमेशा शामिल होती है, तो चीजें इंप्रूव होती हैं। और अच्छी चीज ये है कि जनरल बाजवा साहब ने हमारी पाकिस्तान आर्मी के इवन मैं समझता हूँ जो वहां पे इस वक्त की क्यादत है, एक पॉजिटिव उन्होंने आके उन्होंने इमरान खान साहब को भी वजीर आजम को एम्पावर किया कि आप ये इनिशिएटिव लें। बल्कि उन्होंने जनरल बाजवा साहब ने सहाफियों के साथ जो मुलाकात हुई थी उनकी, उन्होंने कई दफा कहा है कि मैंने तो नवाज शरीफ साहब को भी कहा था कि इंडिया के साथ तल्लुका ठीक करें, आप हम आपके साथ हैं। इमरान खान को भी यही कुछ कहा गया है कि हजूर आप इंडिया के साथ तल्लुका ठीक करें, फौज आपको सपोर्ट देगी। और इस दफा अगेन ये मेरा ख्याल इंडियन दोस्त हमारे रीड नहीं कर पा रहे कि इस दफा जनरल बाजवा साहब जब तक हैं ही रियली मींस बिजनेस को इंडिया के साथ तल्लुका ठीक करना चाहते हैं। एक लेकिन लंबा क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस दोनों मुल्कों में रहा है, ऑफ कोर्स नहीं रहेगा। एक चीज, दूसरी चीज, दो चार चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनको सिर्फ हमारे सिख भाइयों तक नहीं रहना चाहिए इस इनिशिएटिव को। यहाँ पे पाकिस्तान में जो हम पहले भी बात करते हैं, इमरान खान साहब का भी एजेंडा है, इनकी पार्टी का भी है, टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म दुनिया भर में होता है। आप इसके बाद हिंदूज के लिए जो मकामात हैं, और पाकिस्तान में बहुत सारे उनका राज कटास मंदिर जैसे है, बलूचिस्तान में है और हमारे साउथ में बहुत सारे उनके मकामात हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करके उनको प्रिजर्व करके वो उनके लिए रिलीजियस टूरिज्म के लिए हिंदूज अगर वहां से भाई या बहन हमारे आना चाहते हैं उनको फैसिलिटेट करें, उनके लिए वीजा रिस्ट्रिक्शन को ईज करें जिसमें हमारा फायदा है। ऐसे बुद्धिस्ट हैं सर, बल्कि मैंने आपको बताया था एक दिन हमें मिले थे इंडियन यहाँ डिप्लोमेट मिले थे, उन्होंने कहा कि हमारी हिस्ट्री में हमारा स्कूल से लेके कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक और कुछ पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए, इंडियन स्कूल्स और कॉलेजेस में एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ाया जाता है, टेक्सला, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा। उन्होंने कहा ये मैं उनका नाम बता रहा हूँ, जीपी सिंह थे, ये जो उनके डिप्टी हाई कमिश्नर थे, जीपी सिंह यहाँ पे रहे, अभी वापस नहीं अभी जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं मेरा ख्याल है। उनकी एक गैदरिंग में इस्लामाबाद कलाम में उन्होंने बताया था कि अगर दोनों मुल्कों के दरमियान तल्लुका ठीक हो, अनवर बेग साहब ने उनके लिए एक फेयरवेल खाना किया हुआ था, मैं भी था और भी कुछ 8-10 दोस्त थे। उन्होंने कहा जनाब आपको अंदाजा नहीं है कि हमारे यहाँ और कुछ पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए, हमारे सिलेबस में इवन इंडियन सिविल सर्विस में भी उस पर क्वेश्चन आते हैं, ये हड़प्पा पे, मोहनजोदाड़ो पे और ये टेक्सला पे। उन्होंने कहा अगर ये थोड़ा सा दोनों मुल्कों अगर इसको ईज करते हैं वीजा रिस्ट्रिक्शन, तो रोजाना इंडिया से उनके किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की बस यहाँ पहुंची हुई होगी। उनके लिए बहुत बड़ा डिलेमा ये है कि इंडस जो है ना, इंडस बेसिन सिविलाइजेशन, वो सिंधु जिसे संस्कृत में कहते हैं, हिंदू जो है जोग्राफियाई नाम जो है वो फारसी में है, और ग्रीक में उसको इंडस कहते हैं, वो पाकिस्तान में है, दरियाए सिंध। तो वो हम तो उसके अमीन हैं, तो हमें तो अपनी विरासत जो है पढ़ानी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि हमें ये चीजें करनी चाहिए कि हम जो दुनिया भर से जा रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, डॉलर मांग रहे हैं, आप यहाँ बुद्धिस्ट के यहाँ पे मकामात हैं उनको आने दें, यहाँ पे उनके हिंदूज के हैं उनको आने दें, सिख भाइयों को आने दें, जो भी दुनिया से आना चाहता है उनको आने दें। अभी भी जो इतना बड़ा इनिशिएटिव आ रहा है, आई होप कि कोई बॉर्डर पे एक ऐसा वीजा सेक्शन बनेगा जहां पे उनको जब एंट्री दी जाएगी कुछ ना कुछ इसके में फीस रखनी चाहिए। आप इस पे $100 रखें, $200 रखें, दुनिया भर में फीस नहीं जाती है एंट्री की। सो ये वो जेस्चर हमारा बड़ा इसका बहुत बड़ा इकोनॉमिक और कमर्शियल प्लान भी बनाया जाएगा लोगों को ठहराने का। उसका ह्यूज वो एरिया है जो हम अनटैप्ड है। अभी मैं कह रहा हूं कि आप इतनी बड़ी तादाद में वहां पे सिख भाइयों ने आना है, आपको होटलिंग वहां इंडस्ट्री के लिए प्रमोट होना चाहिए, आपको वहां पे आके आपको जैसे आपने कहा उनके रिहाइश के लिए कुछ करना है, कुछ उन्होंने आना है, कुछ एक्टिविटीज करनी, आपको तो अभी से प्लान करके एक बड़े पैमाने पर पाकिस्तान इस इनिशिएटिव से डॉलर भी कमा सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कमा सकते हैं। ये जो दुनिया भर में हम जाकर डॉलर लेके मांग रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स निकाले जा सकते हैं अगर इसको टूरिज्म का हिस्सा बना लें, आपको फीस तो लार्जर पैकेज कर लें, बिल्कुल किया जा सकता है। आपको जितने भी हमारे सिख भाई आ रहे हैं या बाद में, इनको एक वीजे की तौर एंट्री भी सही, आपको इनको वहां पे $200-300-500 जो भी बनता है एक मुनासिब फीस जो है हम भी देते हैं जब किसी को अप्लाई करते हैं, आपको डॉलरों में ये फीस उनसे लेनी चाहिए एंड दे वुड बी ग्लैड, दे वुड बी हैप्पी टू पे इट। आपको करना चाहिए, अपनी शॉपिंग कर सकते हैं और चीजें रहायश के इंतजाम किए जा सकते हैं, क्योंकि हमने इंसानी तौर पे किया है। साहब ये इंसानी, मैं फिर कह रहा हूं, ये मोहब्बत प्यार जो है ना दुनिया में अपनी जगह रखें। फिलहाल इस स्टेज पे मेरा ख्याल है हम ये इखलाकी एक लेना चाहेंगे। ऐसे अमेरिकन को हमने दिए थे सारे के
सारे यहाँ 15 साल जाते रहे, दुनिया भर से भीख मांग रहे हैं, आपका वैलिड एक आपका बनते $100-200 आपको फीस रखनी चाहिए। अस्करी और स्ट्रेटेजिक फेवर्स थे, ये स्पिरिचुअल नहीं एग्री फेवर करता, है, नहीं ये एग्री रूहानी करता। का मसला है। यहाँ से भी पाकिस्तानी अजमेर जब जाते हैं ना, इतने एडलिस्ट आदमी चलिए, हैं, चलिए, एडलिस्ट का अभी मसला break हमारा के बाद बनियों की तरह बातें और कर सर रहे यहाँ हैं, लेंगे। नहीं, दुनिया भर से भीख मांग रहे हैं, जब आपका डॉलर आने का टाइम हो रहा है उस वक्त आप ये कह सकते आपको हैं मांग रहे कि हैं। मदीने जाते वक्त हम हमसे देते पैसे देने हैं, पड़ते हर हैं कोई वीज़ा देता है, हमारे चलिए, अजमेर चलिए, जाते, मुझे इंडिया break की तरफ जाते, जाना है। अजमेर जाते, अजमेर के लिए अब आगे वीजा फीस हर कोई देता है, वो बैग आके खुशी से देंगे। पूरी दुनिया से हम भीख मांग रहे हैं, जब हमारी तरफ कुछ डॉलर आने का, टूरिज्म का पैसे बने हैं, हम वो उसी तैयार वक्त आपके अंदर स्पिरिचुअलिज्म जाग गया। सुभान चले अल्लाह। चले मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू जब आगे बढ़ेगी तो आपको बताएंगे कि बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट नाज़ शाह ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार से फहद कत्ल केस से मुतालिक क्या अहम बातें की हैं वो भी शेयर करेंगे। मगर इसके साथ साथ सीरिया ने इस्लामाबाद में तजावुजात को गिराने के नाम पर ग्रीन बेल्ट्स को तबाह करना शुरू कर दिया, इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। सीडीए से मुतालिक बात होगी, मगर क्लासेस साहब उससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक बात होगी। उनसे फहद कत्ल केस से मुतालिक क्या सवालात किए गए? चीफ जस्टिस साहब इस वक्त वो बरतानिया में हैं और उन्होंने पार्लियामेंट का विजिट किया वहाँ पे, तो जो बड़ी एक अनयूजुअल सी बात थी कि उनसे दो जो बड़े क्वेश्चंस किए गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब से, एक आशा बीबी के हवाले से किया गया, एंड वी मस्ट अप्रिशिएट चीफ जस्टिस स्टांस को, उन्होंने वहाँ पे भी वही रखा है, बल्कि ये तक कहा है कि ये मामला यहाँ तक आने नहीं चाहिए था सुप्रीम कोर्ट तक, इनको निचली अदालतों से ही इनको बरी हो जाना चाहिए था। तो उन्होंने वही कहा है कि, और बाकायदा उन्होंने जोर दिया, स्ट्रेस किया है कि हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि बरी हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में जितना लग गया। ये भी उन्होंने कहा कि यहाँ तक ये पहले भी कह चुके थे सुप्रीम कोर्ट में कि मामला यहाँ तक आने नहीं चाहिए था, निचले लेवल तक इसको फैसला हो जाना चाहिए था। और बड़ी जो उन्होंने बातें भी की हैं, बड़ी अच्छी बातें की हैं। दूसरा जो अहम सवाल उनसे किया है, वहाँ पे 4 बरतानवी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने किया फहद मलिक के मर्डर केस के हवाले से, क्योंकि फहद मलिक जो है बरतानवी शहरी थे और यहाँ पे 2 साल पहले उनको आके यहाँ पे, आपको याद होगा, झगड़े की बुनियाद पर कत्ल कर दिया गया था। झगड़ा उनका नहीं था, वो एक उसको वकील के तौर पर अपने अजीज़ की उसके लिए गए थे आर्बिट्रेशन के लिए, तो वहाँ पे उनको गोलियां मार दी गई थी। अब ये वो सिस्टम है कि 2 साल से अभी तक उनका केस जो है ना वो आके चला ही नहीं है, चला है तो दरमियान में डिलेइंग वहाँ पे टेक्टेस होते रहे। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं, इन्होंने एक आर्डर भी किया था कि इस केस को 2 साल बाद भी इसको डे टू डे बुनियाद पे इसकी हेयरिंग की जाए। उन्होंने आर्डर किए हैं जज साहब को, स्पेशल कोर्ट की जज को, कि डे टू डे ये बुनियादों पर केस का फैसला करें। और आज ही पता ये चला है कि उन्होंने 10 दिन की हेयरिंग की पेशी दे दी है ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। इनके इसके बाद तस्वीरें गलबन चल रही है, मुल्जमान जो हैं जेल में रहते हुए बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये कोई मुल्जमान नहीं लग रहे, ये गेस्ट हाउस में लगता है नथिया गली में बैठे हुए हैं। तो वहां से हमने पहले भी आपको बताया था, इनकी वीडियोस आई थी, वहाँ केक काटे जा रहे हैं। तो चीफ जस्टिस को सारी चीजें भेजी गई थी, जिसके बाद उन्होंने इस पर नोटिस लिया था और जज साहब को उन्होंने हिदायत की थी। और अभी भी उन्होंने वहाँ पे ये कहा है चीफ जस्टिस ने, वहाँ पे अगर उनकी वीडियो दिखाएं जरा, या प्रोड्यूसर साहब जो उनको वहाँ दिखाया गया है, हाँ ये वाली है, तो उन्होंने वहां पे कहा है कि मैंने जज साहब से पूछा कि पिछले 2 माह में कितने केसेस आपने वो किए हैं। उन्होंने कहा सिर्फ 2 केसेस मैंने अब तक वहां पे आके उनका निपटाए हैं। सो उनका ये कहना था, जब उनसे फहद मलिक का ये क्वेश्चन किया गया कि 2 साल हो गए आपने अभी तक इस केस का फैसला नहीं किया, तो उन्होंने यही कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि इंसाफ में तखीर जो है जुडिशल सिस्टम की ये नाकामी है। अब हमारे लिए सबसे ये, बल्कि उन्होंने वहाँ पे उन्होंने मुतलका जज की परफॉर्मेंस जो है साहब जरा उस पर भी वो कुछ ज़्यादा मुतमिन नहीं थे न चीफ जस्टिस साहब जो हैं। असल सवाल ये है कि अब चीफ जस्टिस साहब वहाँ बरतानिया गए हुए हैं, उनसे क्वेश्चन कौन से रेज किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में 2 साल से कत्ल का केस जो है, इतना हाई प्रोफाइल केस, उसका फैसला नहीं हो सका। मुझे चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब याद आ गए। आखिरी उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था, जब यहाँ पे की थी फेयरवेल में, उन्होंने कहा जनाब कि इसमें ब्रिटिश इंडिया में 1 साल में ये पूरा कत्ल का केस जो है वो वहाँ निचली अदालत से लेके टॉप तक फैसला हो जाता था उसका। अब वो कहते थे 24 साल में नहीं होता, ये अल्फाज है उनका, ये चीफ जस्टिस ने कहा था। सो उस पर अब चीफ जस्टिस साहब ने उनको वहाँ पे तसल्ली कराई है उन ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस को कि फहद मलिक के केस में, इसमें मैंने सुओ मोटो भी लिया था, मैंने हिदायत भी की हैं और हम तवक्को रखते हैं उनके बकौल के ये केस जो है जल्द बुनियादों पर इसका फैसला किया जाएगा एंड जस्टिस विल बी डिलीवर टू फहद। क्विकली ये है कि इस्लामाबाद में तब्दीली आ गई है, पंजाब में आ गई, हर जगह आ गई, नहीं आई तो डेला जेल में नहीं आई है।
वही लोग जो पहले थे अब भी हैं और आइंदा भी ऐसे ही वो नहीं रहेगा। जाएंगे, इतनी जल्दी थोड़ा जाते हैं सर। वो बड़ी वाली सीटें, माल कमाने वाली सीटें, वहाँ पे हर एक को खुश रखते होते हैं। जेलर सुपरिटेंडेंट को तो तरीके आते हैं सर, वो हर एक को खुश रखते होते हैं। चलिए जरा तब्दीली की आपने बात की, इस वक्त हमारे प्रोग्राम टीम के मुकाबिल के मेंबर है राना अशरफ, वो भी हमारे साथ चूंकि टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। राना अशरफ साहब, आपको वेलकम करते हैं। तब्दीली की बात हो रही थी, सीडीए को चाहिए तो ये कि वो इस्लामाबाद की खूबसूरती में इजाफा करे, मगर ऐसा क्यों हो रहा है कि इसी खूबसूरती के दुश्मन बन गए? ग्रीन बेल्ट्स को तबाह किया जा रहा है, दरख्तों को काटा जा रहा है, ये क्या मामला है? जी सरवत, बात यह है कि कोर्ट के ऑर्डर पर काफी दिनों से इस्लामाबाद में ऑपरेशन का सिलसिला जारी है नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ। इस सिलसिले में सीडीए और एमसीआई के लोग जो हैं वो अपने मफादात के तहत भी ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें काफी ग्रीन बेल्ट्स वगैरह जो हैं वो उसको भी तबाह कर रहे हैं। आज F7 में एक सईद बुक डिपो हैं, उनके जो ओनर हैं उनके घर के साथ एक ग्रीन बेल्ट थी जो उन्होंने खुद अपनी मदद आपके तहत तैयार की थी। उस पर खुद उन्होंने पैसे लगा के उसको डेवलप किया था, लेकिन अचानक सीडीए और एमसीआई के लोगों ने आके उसको बुलडोज कर दिया। आज जब उनसे बात हुई मेरी, उनके जो ओनर हैं उन्होंने बताया कि इस जगह पे ये बिल्कुल फालतू जगह थी, डेड एंड था, और इस पे कोई ऐसा नक्शे में इस प्लॉट का जिक्र नहीं है, और इस पे नशई लोग जो थे वो काबज थे। इसके अलावा वहाँ पे बेशुमार कचरा लोग फेंकते थे। तो मैंने बड़ी मुश्किल से इसको डेवलप किया और इसके ऊपर मैंने फूल बूटे और गमले वगैरह रखवाए, लेकिन अचानक मुझे सीडीए की तरफ से नोटिस मिला कि आपने नाजायज तजावुज़ात की हुई हैं। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि मैंने कौन सी नाजायज तजावुज़ात कर दी हैं। तो इस सिलसिले में अगले ही रोज जो सीडीए के हैवी मशीनरी के साथ ऑफिसर्स आए और उन्होंने आगे वहाँ पे जितने भी दरख्त थे, गमले थे, फूल थे, उनको सबको तबाह कर दिया, और वो नाजायज तजावुज़ात के नाम पे उन्होंने ग्रीन बेल्ट को तबाह किया। ईरान साहब एक मिनट, जो मेरा ख्याल अहमद सईद हैं, जो सईद बुक्स, ये बैंक के बहुत बड़ा स्टोर है, बड़ा नाम है उनका, बड़ी क्रेडिबिलिटी है, और ये सारे लोग वहाँ पे जाते हैं। उनको ज़रा इंटरव्यू दिखाएंगे वो खुद क्या कहते हैं। अगर प्रोड्यूसर साहब ज़रा थोड़ी सी आवाज़ देंगे कि उनसे क्या बातचीत हुई हमारी, अहमद सईद क्या कहते हैं, आप दिखा सकते हैं ज़रा हमें वीडियो? जी दिखाएं ज़रा जी प्लीज़। ये जी मेरा घर है, और ये बिल्कुल साथ ही ये डेड एंड एरिया है। इसके सामने भी कोई सड़क नहीं है, ना इधर से कोई सड़क गुजरती, बाकी सड़क आगे की साइड पे है। तो सामने होटल वाले हैं, सब लोग आके अपना गन फेंक जाते थे, और जंगली सुअर और एडिक्ट लोग इधर सारे वक्त बैठे होते थे। तो कई दफ़ा सीडीए को एप्लीकेशन दी कि सामने घर की ना खिड़कियाँ खोल सकते हैं, ना उसके सामने कोई लेडीज़ आके बैठ सकती हैं। फिर मैं चेयरमैन सीडीए से मिला, उनको एप्लीकेशन दी, उनको तस्वीरें दिखाई, और फिर मैंने अपने ख़र्चे पे मट्टी दिलवाई, जगह को सफ़ा करवाया, दो माली रखे, जगह को मेंटेन किया। जुमे वाले दिन मुझे जी अचानक सीडीए की तरफ से नोटिस आया कि जी आप जंगले हटा दें। हमने तो कुछ जंगले लगाए थे क्योंकि तो बेतहाशा कुत्ते आ रहे हैं, हमने वो जंगले हटा दिए। और मंडे को सुबह सीडीए वाले आए। अमूमन ऑपरेशन इससे होता है कि पौधों का तोड़ा जाता है। इन्होंने ना सिर्फ पौधों को तोड़ा बल्कि जड़ से उखाड़ के बिल्कुल ट्रैक्टर से मशीन चला के बिल्कुल ख़त्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर थे नाजायज़ तजावुज़ात के, वो उसके थे जिसमें उन्होंने लोगों ने कंस्ट्रक्शन की हुई है। ये तो खाली ग्रीन बेल्ट है। 2 माली मैंने रखे थे, ये मेरे घर के बिल्कुल सामने लेफ़्ट पे और राइट पे लोगों ने कंस्ट्रक्शन की है। अभी भी देखें बाढ़ लगी है, लोहे की ग्रिल लगी है, उनको किसी ने हाथ नहीं लगाया। ये तजावुज़ात जो है बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको हटाने की वो की जा रही है बिल्कुल, मगर उसके अंदर जो है काफ़ी जो है ना ये बिल्कुल इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। इनके साथ ज़्यादती की हुई है, मगर इस्लामाबाद में ऐसे हज़ारों ताकतवर लोग हैं कि इजाज़त देती है सीडीए के ब्यूटिफिकेशन करने की, लोगों ने घर का हिस्सा बना लेते हैं। और लोहे के, जिस तरह ये कह रहे थे कि वहाँ ग्रिल्स बनाई हुई हैं, वो एक्सेस टू पब्लिक नहीं रोकी जा सकती है। तो वो लोगों ने ऐसे हज़ारों घर हैं जिन्होंने, बहुत ताकतवर लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल वो अपने घर का हिस्सा बना लिया हुआ है। और यहाँ ये F11 में फॉर एग्जाम्पल फुटपाथ्स हैं, पूरी की पूरी फुटपाथ कवर कर दिया है, वहाँ सीडीए नहीं जा रही है। इसमें जो असल चीज़ है ना आमिर साहब, बात मेरी हुई थी उनसे, वो है जो मेयर है ना यहाँ के, वो पर्सनलाइज हुए हैं यहाँ पे। बाकी तो घर हैं इधर उधर वहाँ पे, उनको नहीं देखा। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, ये बेसिकली पार्क उन्होंने बना दिया इसको। वहाँ पे साथ में नाला गुजर रहा था, बू आ रही थी, स्मेल वगैरह थी, तो माली रख के सारी ग्रीन बेल्ट उन्होंने खुद बनवा दिया ताकि यहाँ पे एक माहौल अच्छा रहे। एक तो सीडीए खुद कुछ नहीं कर रहा, जिन्होंने बनाई हुई है इस तरह की चीजें कि थोड़ी सी ब्यूटिफिकेशन के लिए, उनको जाके तोड़ा। तो मुझे याद है काफी रिपब्लिक वालों ने, उन्होंने बड़ा खूबसूरत यहाँ पे बना के रखा था, उनको तोड़ फोड़ दी। पहले इजाजत देते फिर तोड़ फोड़ देते हैं। इमरान खान साहब को, सीडीए चेयरमैन को कहना चाहिए कि हजूर ऐसे लोगों पे जिन्होंने खुद की ब्यूटिफिकेशन करवाई हुई है, जरा उनसे बचाएं इनके जुल्म सतम से। मेयर शेख हमसर साहब बात को पूरा ना करने की सजा दी गई। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच रहा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।